अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी डिफॉर्मेलिटीज़ ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन हमारा जिस तरह हमें सपोर्ट देता है, हमारे अंदर हमें ग्रेविटी के गेन सपोर्ट दे रहा है, हमारी प्रोटेक्शन करता है, इस तरह इसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी आ सकती हैं और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हम उस फैक्टर्स को जो स्केलेटन के अंदर डिफॉर्मेलिटीज़ कॉज करते हैं, हम उसको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस आज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉजेज़ में देखेंगे कि जेनेटिक कॉजेज़ कौन कौन से हैं और उसके अंडर कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो जीन में प्रॉब्लम की वजह से आता है और वो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो सिलसिला आगे जारी रहता है। ऐसे तमाम फैक्टर्स जो कि जेनेटिकली आगे ट्रांसमिटेड होते रहते हैं और फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन आगे चलते रहते हैं, उनको हम डिस्कस करते होते हैं जेनेटिक कॉजेज़ के अंदर। उनमें सबसे पहली डिजीज़ है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्या होता है? क्लेफ्ट पैलेट में ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है, ऑर्गन बन रहे होते हैं, उसमें जो पैलाटाइन प्रोसेस है, व्हाट इज़ पैलाटाइन प्रोसेस, जिसमें हमारे लिप बनते हैं, जो हमारा पैलाटाइन है यानी कि अपर जाज का जो पार्ट है पैलाटाइन, वो बन रहा होता है। तो उस प्रोसेस में जो मैग्जिला और जो पैलाटाइन है, इन दोनों की फ्यूजन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बच्चों के या तो अंदर एक इंटरनल ओपनिंग हो जाती है या फिर उसके यहाँ से लिप कट बन जाता है। इस कंडीशन को, जिसमें पैलाटाइन इंटरनल बोन और जो मैग्जिला बोन है वो आपस में फ्यूज़ नहीं हो सकी, उस कंडीशन को हम कहते होते हैं क्लेफ्ट पैलेट। इस डिज़ीज़ के नतीजे में जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब भी वो ऑफस्प्रिंग, वो ऑर्गेनिज़म, वो बेबी जब वो कोई फूड इनटेक करता है तो वो हमारे स्टमक में जाने की बजाय वो इनहेल हो जाती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से उस एक कंडीशन डेवलप होती है लंग्स की उन बच्चों के अंदर जिनके अपर लिप जो है वो सही तरह से डेवलप नहीं हुए होते। उस कंडीशन को कहते हैं एस्पिरेशन नमूनिया। तो पहला ये आपका क्लेफ्ट पैलेट है। उसके बाद दूसरी जो जेनेटिक कॉज में डिजीज़ आती है वो माइक्रोसिफाली, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हमारे ये आप जो भीख मांगते हुए जिसको दौलाशाही की चूहियाँ कहते हैं, उनको टेक्निकल टर्म में माइक्रोसिफेली कहते हैं। व्हाट इज़ माइक्रोसिफेली? जिसमें जिस ऑर्गेनिज्म का स्कल साइज़ छोटा रह जाए, बॉडी नॉर्मल है लेकिन जो स्कल साइज़ है वो छोटा रह गया, उस कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोसिफेली। माइक्रो मीन छोटा, तो स्मॉल साइज्ड स्कल इज कॉल्ड माइक्रोसिफेली। नंबर थर्ड इज आर्थराइटिस। आर्थरो का मतलब ऑलवेज कीप इन माइंड इज बोन और रिलेटेड टू बोन और रिलेटेड टू स्केलेटन। आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। इस वजह से ये वो डिजीज है, इन्फ्लेमेशन एंड डीजनरेशन ऑफ जॉइंट्स। डेफिनेशन इसमें 100 टाइप्स आती हैं, बट जो जेनेटिक देखी गई है सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है जो जेनेटिक कॉज की वजह से आगे जाती है वो है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस एक क्रोनिक टाइप है। ओस्टियोआर्थराइटिस ये क्रोनिक टाइप है और इसके नतीजे में ये ख़ानदान से एक दूसरी ख़ानदान के अंदर ये चलती रहती है। उनके जो नीज़ जॉइंट हैं वो वीक होते हैं, उनमें जब वो एक स्पेसिफिक एज तक जाते हैं तो उनमें सोजिश हो जाती है, उनमें पेन शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को, जिसमें जॉइंट्स डीजनरेट हो गए और उनमें पेन होना शुरू होगी या वो स्टिफ हो गए, उसका कॉज जेनेटिक हो, उसको हम कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। 100 टाइप्स हैं, उनमें से ओस्टियोआर्थराइटिस की रीज़न जो है वो जेनेटिक है। साथ साथ पिक्चर भी चल रही होंगी, उनको लाजमी देखिएगा कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद ये हमारी 3 डिजीज़, क्लेफ्ट पैलेट, उसके बाद आर्थराइटिस, माइक्रोसिफेली, दीज आर ड्यू टू सम जेनेटिक कॉजेज। इसी तरह सेकंड जो कॉज आता है वो है हार्मोनल कॉजेज। हार्मोन्स डेफिनेटली दे आर आवर केमिकल मैसेंजर, दे हेल्प इन आवर कोऑर्डिनेशन इन लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस। उनमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहली डिजीज़ है, पहली डिसऑर्डर है, डेट इज़ ओस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोप्रोसिस कंडीशन में क्या होता है, ये पिक्चर में देखिएगा, इसमें नॉर्मल बोन के लिहाज से और ऑस्टियोप्रोसिस की जो बोन है उनमें क्या कंपैरिजन है, कैसे उनके अंदर जो है वो चेंज आती है। डेफिनेशन क्या है, बोन रिजॉर्प्शन आउटपेसेस बोन डिपॉजिट। मतलब इसका ये है कि जब हमारी बोन ने मिनरल स्टोर कर लिए, कैल्शियम स्टोर कर लिया है, पोटेशियम स्टोर कर लिया है, सोडियम स्टोर कर लिया है, उसकी वजह से जो हार्मोन इन तमाम चीज़ों को बोन के अंदर स्टोर करते हैं, पैराथॉर्मोन भी है, कैल्सीटोनिन भी है, फीमेल के अंदर खासकर एस्ट्रोजन भी ये रोल प्ले करता है। तो इस कंडीशन में बोन क्या करती हैं, जब हार्मोन ये नहीं पैदा हो रहा जो इन मिनरल्स को डिपॉजिट करवा रहे थे, तो उसके नतीजे में जो बोन डिज़ोल्विंग सेल हैं ओस्टियोक्लास्ट, वो बोन को डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं। उसके नतीजे में जो बोन्स हैं वो अंदर से पोरस हो जाती हैं। दैट कंडीशन इन विच बोन रिजॉर्प्शन मीन जिसमें ओस्टियोक्लास्ट सेल ने बोन को डिज़ोल्व करना शुरू कर दिया है, जिससे वो पोरस हो गई हैं। पेसेस आउट बोन डिपॉजिट, कि बोन के अंदर जो डिपॉजिट था वो डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है, जिसके नतीजे में क्या होता है, बोन मास इज रिड्यूस्ड। पोरिसिटी की वजह से उसका मास रिड्यूस हो जाता है, बट द केमिकल कंपोजिशन इज नॉट चेंज, उसमें कमी आ जाती है। ये नहीं है कि उसकी जगह पे कोई नए केमिकल आ जाते हैं, नो, पहले से जो मौजूद हैं वो कम हो जाते हैं, केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है बट उसका मास रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद स्पेसिफिकली ये डिजीज़ जो एज्ड वुमेन है, क्योंकि वक्त के साथ जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन डेट रिड्यूस्ड इन कंसनट्रेशन, वो ख़त्म होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। उसका एक फंक्शन मिनरल डिपोजिशन भी है बोन के अंदर। इस वजह से जो एज्ड वुमेन है, बड़ी उम्र की जो औरतें हैं, उनके अंदर ये डिजीज़ मोस्ट कॉमन है। इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? नंबर फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड, एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है। नंबर सेकंड, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज हमारे मसल्स को, हमारे स्केलेटन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो नहीं करते तो डेफिनेटली हार्मोनल बैलेंस नहीं रहता है, बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, वीक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, मसल का सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। पुअर डाइट, नॉर्मली हम कैल्शियम मिल्क कंजप्शन हम कम करते हैं, इसके अलावा ऐसी डाइट का इस्तेमाल कम करते हैं जिसके अंदर कैल्शियम है या प्रोटीन्स कम है, जो हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसके नतीजे में भी ये बोन्स का जो मास है वो रिड्यूस हो जाता है, इनके ऑस्टियोप्रोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड वेरी लास्ट इज स्मोकिंग। स्मोक के अंदर जो सिगरेट नोशी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो हमारी बोन्स के लिए भी नुकसानदेह हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट में सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, बिकॉज द बेसिक रीज़न बिहाइंड द ऑस्टियोप्रोसिस इज एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीजन। जो एस्ट्रोजन मेन इसका कॉज है जिसकी वजह से ये डिजीज़ एज्ड वुमेन के अंदर ज़्यादा आती है, तो उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट ERT है, डेट इज़ एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये हमारे पास एक डिजीज़ है ऑस्टियोप्रोसिस की जो यहाँ पर डिस्कस की गई है। इसी तरह इसी के साथ एक और डिज़ीज़ डिस्कस की जाती है जो कि हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं ऑस्टियोमलेशिया के अंदर न्यूट्रिशनल कॉजेज़। तीसरा फैक्टर है न्यूट्रिशनल कॉजेज़। पहला जेनेटिक, दूसरा हमने डिस्कस किया हार्मोनल, तीसरा हमारे पास है न्यूट्रिशनल कॉजेज़। न्यूट्रिशनल कॉजेज़ इसमें क्या होता है, आप डाइट ले रहे हैं लेकिन वो डाइट ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम और जो दूसरे मिनरल्स हैं वो नहीं, जो बोन्स की ग्रोथ के लिए चाहिए, कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो बेसिक हैं ये बोन्स के लिए लाजमी है। अगर आप फूड ले रहे हैं बट उस फूड में बोन की जो नेसेसिटी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, आप ऐसे मिनरल्स नहीं खा रहे हैं जो बोन्स के लिए चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए चाहिए, तो इस वजह से जो प्रॉब्लम्स आएगा वो हम न्यूट्रिशनल कॉजेज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वो कंडीशन जिसमें बोन्स रिसीव करती हैं इनएडिक्वेट मिनरल्स और कैल्शियम नहीं उसको मिलता, उसको मिनरल्स नहीं मिलता, उस कंडीशन को हम बोलते होते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इस कंडीशन को हम बोलते होते हैं जी ऑस्टियोमलेशिया, या फिर इसको कहते होते हैं सॉफ्ट बोन्स। उसके बाद हम इसके अंदर एक और डिज़ीज़ का डिस्कशन की गई है जिसमें बच्चे पैदा होते हैं तो उसके नतीजे में उनकी जो पाँव हैं, जो फीट हैं, वो
ऐसे बेंड हो जाते हैं, या उनकी जो लेग्स हैं वो एक नॉर्मल पोजीशन है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं। बोट्स लेग्स और फुट, उनके जो फीट हैं उनकी जो लेग्स हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। उस कंडीशन को जिसमें ये जो ऑफस्प्रिंग है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो बो लेग्स यानी कि टेढ़ी टांगों से या फिर टेढ़े जो है वो पाँव से पैदा हुआ है, उस कंडीशन को हम इसी के अंदर न्यूट्रिशनल कॉजेज़ के अंदर डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते होते हैं रिकेट्स। ये दो डिजीज़ न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में आएंगी, ओस्टियोमलेशिया एंड नंबर सेकंड इज़ रिकेट्स। दोनों की ट्रीटमेंट क्या है? लास्ट इसमें जो आता है ट्रीटमेंट्स दोनों की ये हैं कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यू शुड टेक द डाइट दैट इज़ फुल ऑफ कैल्शियम। ऐसी डाइट का इस्तेमाल जो कैल्शियम प्रोवाइड करे, जैसे फोर्टिफाइड मिल्क ऐसे मिल्क जिसमें हमने आर्टिफिशियली कैल्शियम ऐड किया हुआ है फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू, उसको फोर्टिफाइड मिल्क कहते हैं। नंबर 2, सनलाइट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ द विटामिन डी। Sunlight not provide the vitamin D, but it increase the absorption of calcium into the bone. That's why sunlight is very necessary. So these are two diseases, soft bone and rickets, which are discussed under the title of nutritional causes, and their treatments is only to increase the uptake of calcium level and take sunlight. तो ये जो हमारी डिजीज़ थी, ये जो हमने डिस्कस की हैं जेनेटिक कॉजेज़ की हैं, उसके बाद हमारी दूसरे नंबर पे हार्मोनल है, तीसरी पे न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस, उसके बाद जो हमारे पास है एक्सीडेंटल कॉजेज़ में सबसे पहले आता है डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप सबसे पहले पढ़ने से हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्क होती क्या है। एक्चुअली होता ये है कि जो हमारे वर्टिबल कॉलम के अंदर छोटे छोटे वर्टिब्री हैं, 33 हमने पढ़े हैं, ये हमारे वर्टिब्री स्ट्रक्चर हैं 1, 2 एंड 3। ये वर्टिब्री हैं हमारे, जिसे मोहरे कहते हैं। इनके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है। ये हमारे वर्टिब्री हैं और उनके दरमियान ये जो स्ट्रक्चर है जो उसको जोड़ रही है वो हमारे पास क्या है जी, दैट इज़ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब होता क्या है कि इस ईच इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जो इसने जोड़ा हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर एक रिंग होता है, ऐसे 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 और ऐसे, जिन्होंने इसको कैप्चर किया हुआ है। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को, जो कि इसको आपस में जो आउटर कवरिंग कार्टिलेज से बना होता है, उसको हम बोलते होते हैं एनुलस फाइब्रोसिस, जो कि एक आउटर कवरिंग है, फाइब्रस कार्टिलेज से ये बना होता है। उसके बाद बिल्कुल इसके सेंटर में एक फ्लूइड होता है, यहाँ पर ईच इंटरवर्टिब्रल डिस्क के यहाँ पे सेंटर में जो जिसने इस मेम्ब्रेन को कैप्चर किया हुआ है, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को, जो कि एक शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे काम करता है, उस फ्लूइड को हम कहते होते हैं जी न्यूक्लियस पल्पोसिस। दिस इज द फ्लूइड एंड एनुलस फाइब्रोसिस इज द कार्टिलेज। विच टाइप ऑफ कार्टिलेज? फाइब्रस कार्टिलेज। ये हमारे पास इस नॉर्मल है और वर्टिब्रल डिस्क कुशन लाइक है और पैड की तरह होती है। इसके दो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस दैट इज़ द इनर सेमी सॉलिड फ्लूइड, जो कि एक्ट करता है रबर के तौर पे, उससे हमें इलास्टिसिटी यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और कंप्रेस होने से कंप्रेसिबिलिटी मिलती है, जिससे हमारा अपरेट स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। और जो आउटर फाइब्रस कार्टिलेज का रिंग है उसे एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, जो कि फाइब्रस कार्टिलेज के तौर पे बना हुआ है। और ये डिस्क का जो फंक्शन है वो एक्ट करता है जब हम भागते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, अचानक झुकते हैं, तो ये जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है हमारे बैकबोन को, वो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे काम करती हैं। अब इसमें होता क्या, चेंज क्या होता है, व्हाट इज़ डिस्क स्लिप? ये इंट्रोडक्शन के बाद हम जाएंगे डिस्क स्लिप, या इसका दूसरा नाम है हर्निएशन। होता ये है कि इसकी आपने अचानक से कोई हैवी चीज़ पड़ी है, कोई भी आपके पास हैवी, आपके पास कोई
चीज़ है, आपने एक नीचे बैठे बगैर आप झुकते हैं और उसको एकदम उठाते हैं। जब आप उसे एकदम उठाते हैं तो उसके नतीजे में ये जो आपका एनुलस फाइब्रोसिस है, डैट में 2 पॉसिबल कंडीशन है। पहले क्या हो सकता है, ये हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, आपका ये फाइब्रस स्ट्रक्चर टू एनुलस फाइब्रस टूट सकता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो अंदर डिस्क है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये इसका भी पार्ट होता है जो फाइब्रस कार्टिलेज है। अगर ये ट्रॉमा इतना सडन था और इतना जो है वो सीवियर था और उसके नतीजे में जो इनर फ्लूइड है वो भी इससे रिलीज हो गया, प्रोट्रूजन ऑफ इनर न्यूक्लियस पल्पोसिस, वो फ्लूइड भी रिलीज हो गया। जो फ्लूइड था वो भी इससे बाहर निकल गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क से। पहले जो एनुलस फाइब्रोसिस टूटा जो उसका कवर था, उसके बाद जो इंटरनल जो फ्लूइड था वो भी बाहर आ गया, प्रोट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसिस। उसके नतीजे में हमारी डिस्क जो है वो हम कहते हैं कि अपनी पोजीशन पे नहीं है, जिसके नतीजे में ये जो वर्टिब्री हैं आपस में उनके प्रेशर, उनका जो बेंड है वो ज़्यादा बेंड हो जाते हैं, या फिर उनकी जो इलास्टिसिटी थी वो ख़त्म हो जाती है, जो प्रेशर बर्दाश्त किया होता है डिस्क ने वो ख़त्म हो जाता है। तो इस कंडीशन को जिसमें डिस्क अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है उसको डिस्क स्लिप कहते हैं। अब इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के बाद हम बनाएंगे इसकी ट्रीटमेंट। डेफिनेटली डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हुआ है, डैमेज क्या हुआ है, उसके नतीजे में इसकी ट्रीटमेंट है। पेन किलर दिए जाते हैं, उसके अलावा जो कवर दे दिया जाता है ताकि पेन किलर के साथ साथ जो बेल्ट है वो बांध दें, या फिर इसकी सम टाइम सर्जिकली रिमूवल भी इसकी करवानी पड़ सकती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका राइट नोट ऑन डिस्क स्लिप। उसके बाद इसी किस्म की एक डिजीज़ आगे आती है, इसी से रिलेटेड है, दैट स्पॉन्डिलाइसिस। व्हाट इज स्पॉन्डिलाइसिस? दैट इज द फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री, immobility, फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री, और जिससे जो है वो क्या हो जाती है आपके अंदर इमोबिलिटी। इसकी यही कॉजेज हो सकते हैं। डिस्क स्लिप हुई, 2 वर्टिब्री आपस में फ्यूज हो गए, आपकी बैकबोन जो है वो बिल्कुल अकड़ गई। इस कंडीशन को जिसमें फ्यूजन हो गया वो आपस में मिल गए हैं, उस कंडीशन को हम स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शैटिका, वेरी कॉमन। पिक्चर में नज़र देखिएगा ज़रा कि हमारी लेग्स को जो मेन, ये हमारी लेग्स हैं अगर सपोज, और पेल्विक रीजन जो ऊपर शुरू होता है उससे जो मेन नर्व हमारी कम्युनिकेशन के काम आती है, मेन नर्व इनटू द सेंटर ऑफ आवर लेग, उस नर्व को हम कहते होते हैं शैटिक नर्व, जो कम्युनिकेशन करवाती है लेग्स का बाकी पूरी बॉडी के साथ, ब्रेन के साथ। एक्चुअली ये लेग है। इस शैटिका नर्व में कुछ बैड एडमिनिस्ट्रेशंस हो सकती हैं। क्या एक पॉइंट ट्रॉमा हो सकता है, आप गिर सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉज है इसका शैटिका का, कि जो आप नीम हकीम डॉक्टर्स होते हैं, नीम हकीम जो उस किस्म के लोगों के पास जाएं वो आपको इंजेक्शन देता है, तो उसके नतीजे में अगर किसी वजह से उसने इंजेक्शन इसके ऊपर लगा दिया, बैड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन एंड बटक, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इम्पेयरमेंट हो सकती है इसकी। इंजेक्शन लगाया और गलती से लगाना इधर था, मसल पे इधर लगाना था, लग इसके ऊपर गया, क्योंकि उसे पता नहीं था उसकी पोजीशन क्या है। इसकी वजह से जो शैटिक नर्व है दैट में बी इम्पेयर्ड, वो ख़राब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, और उसी डैमेज की बुनियाद पे पता लगेगा कि जो आपकी लेग्स ने आगे ब्रेन के साथ कम्युनिकेशन करनी है या आगे उसने फंक्शन करना है या नहीं करना। सम टाइम कुछ पार्ट उसका फंक्शन लॉस होता है, जो है वो थोड़ा सा टांग हिलाने में, उसको बेंड करने में मुश्किल होती है। सम टाइम में इतना सीवियर होता है कि आपका जो लोअर हाइंड लिम्ब है दैट टोटली यूजलेस, वो टोटली इमूवेबल हो जाता है। इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट अगर हो भी जाती है वो इम्प्रॉपर होती है और वो इनकम्प्लीट होती है, कभी भी वो कंप्लीट नहीं होती।
ये शैटिका के मुतल्लिक़ है। उसके बाद वेरी लास्ट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डेट इज़ आर्थराइटिस, डिजनरेटिव डिजीज़ है जॉइंट्स की, और इन्फ्लेमेशन है। शुरू में हमने इसको पढ़ा था, डिजनरेशन ऑफ जॉइंट्स, वो हमारे पास होती है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की फर्दर 2 टाइप्स हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें एक्यूट एंड क्रोनिक जो इसके अंदर आएंगी, वो आएंगी एक्यूट आर्थराइटिस और दूसरी क्रोनिक। जो एक्यूट आर्थराइटिस है, दैट इज ड्यू टू बैक्टीरिया। इसका कॉज बैक्टीरियन इन्विजन है, इन्फेक्शन है जॉइंट्स के अंदर बैक्टीरिया की वजह से, वो एक्यूट आर्थराइटिस है। और जो दूसरी डिजनरेशन की वजह से है, डिजनरेशन की वजह से है, वो हमारे पास आता है जी क्रोनिक आर्थराइटिस। जो एक्यूट आर्थराइटिस है, बिकॉज उसका जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है वो बैक्टीरिया है, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ट्रीटमेंट उसकी क्या है? डेट मे बी ट्रीट बाय एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो मेडिसिन होती हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय एंटीबायोटिक्स। और जो क्रोनिक है वो डिजनरेशन ऑफ जॉइंट्स, उसके दूसरे मेथड्स होते हैं, वो एंटीबायोटिक से सही नहीं होगा, उसके लिए पेन किलर और दूसरी जो इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन है वो दी जाती हैं। लेकिन जो एक्यूट है, क्योंकि उसका काज बैक्टीरिया, इस वजह से उसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट डिफॉर्मिलिटीज़ ऑफ स्केलेटन। तो उसमें हमने पढ़ा जेनेटिक कॉजेज़, उसमें हमने पढ़ा हार्मोनल कॉजेज़, उसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिशनल कॉजेज़, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स